जब लोगों को यह लगता है कि शासन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, फिर कोई पेपर लीक करे, कोई दूसरी चीजें लीक करें, अब शासन का डर समाप्त। लोग कहते हैं पेपर लीक करने वाले कितने गलत काम कर रहे हैं, मगर अपने कोई नहीं डरता, हमारे अंदर का डर समाप्त हो गया है। पेपर लीक वालों का थोड़ा ज्यादा डर खुल गया, हमारा अभी तक उतना खुला। या दूसरा और कर दूं, हमें जैसलमेर में एक राजा हुए थे, जवाहर सिंह, क्या नाम था? आजादी से थोड़े दिन पहले की बात, कोई ज्यादा पुरानी बातें भी नहीं। राजा जवाहर सिंह के बारे में कहा जाता है, राजा जवाहर सिंह एक दिन भेष बदल के और अपनी जनता के समाचार लेने के लिए गए। कई कहानियां पढ़ते हैं ऐसे, राजा घोड़े पे अपना भेष बदल के जाता, नहीं भी बदलता तो भी कौन पहचानता, साधारण भेष में राजा मुकुट वुकुट धारण नहीं करके जाए तो कौन पहचानता। भाई मैं कहता हूं आज यदि टीवी और अखबार नहीं हो तो अशोक गहलोत अपने को मिल जाए तो अपने पहचान लेंगे। हाँ, मैं कहता हूं नागालैंड का मुख्यमंत्री मार्केट में मिल जाए पहचान लो। अब तो टीवी इन सब कुछ है। वो तो हम, मुझे याद है हम पिछले से पिछली दिवाली पे दुबई जा रहे थे, तो हम 6-7 लोग अपने कोचिंग से। अजय माकन जो केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर रहे हुए, दिल्ली में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, या राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी, मैं हम जिस पे फ्लाइट में जहां बैठे तो मैं विकास जी बैठे, हमारे पास वाली एक खाली पड़ी फ्लाइट उठने वाली, और खाली, जो हमें लगा किसी की टिकट कैंसिल हो गई तो कोई आया ही नहीं। इतने में सामने से अजय माकन आ रहे, तो जैसे हमने देखा, हम अपने चूंकि अखबार पढ़ते हैं तो पॉलिटिक्स में भी ध्यान रखते हैं, तो शक्ल देखते ही समझ में आ गया अजय माकन। और वो आगे पास में उस हमारे वाली पे बैठ गए, वही खाली पड़ी थी। नमस्ते के सर, नमस्ते। हम 7 जनों के अलावा उनको पूरी फ्लाइट में किसी ने नहीं पहचाना। क्यों पहचाने? बात भी सीधी सी है, भाई दिल्ली के नेता को राजस्थान वाले क्यों पहचाने? ये सेम बात यही है कि भाई राजस्थान का कोई नेता है और बिहार चला जाए तो वो क्यों पहचानेगा अगला? उसको बिहार वाले नेताओं से लेना देना है, तो जब आज ही नहीं पहचानते तो तब तो पहचानेगा, एकदम ही मतलब नहीं होता। तो राजा अपना घोड़ा लेके निकल रहा है। जैसलमेर में वैसे जनसंख्या घनत्व कम, मरुस्थल पड़ा था, तो इधर बियावान जंगल के अंदर, मरुस्थल के अंदर एक मुस्लिम महिला ऊपर से नीचे तक सोना पहने हुए, भयंकर सोना पहने हुए, और अकेली जा रही सामान लेके अपना। राजा ने घोड़ा रोका, राजा ने घोड़ा रोका, बहन इस बियावान मरुस्थल में, जंगल में तुम इतना सारा सोना पहन के अकेली जा रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता? कोई लूट ले, सोने के हिसाब से लूटने के लिए आ जाए, मार दे तुम्हें रास्ते के अंदर, कोई डकैती कर ले कोई, डर नहीं लगता तुम? उस महिला ने घुड़सवार की तरफ देखा, उसको पता नहीं कि राजा है। उसने कहा तुम नए आए हो शायद इस इलाके में, यहाँ के राजा का नाम जवाहर सिंह है, पैर में जूता 10 नंबर का आता है, कोई हाथ लगाए ना तो उसकी चमड़ी उतार के जूते पहन ले। वो उस महिला का कॉन्फिडेंस है, लूटा जा सकता है अकेली महिला को, कोई बड़ी बात नहीं। और उसे लगता है कि मेरे किसी ने हाथ टच कर दिया ना, वो किले रोप देगा उस आदमी के। शासन का डर होता है, शासन डर से चलता है। जब लोगों को लगता है कि नहीं शासन कुछ कर सकता है, तो लोग बाद में गलतियां करते। जब लोगों को यह लगता है कि शासन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, फिर कोई पेपर लीक करे, कोई दूसरी चीजें लीक करें, अब शासन का डर समाप्त। लोग कहते हैं पेपर लीक करने वाले कितने गलत काम कर रहे हैं, मगर अपने कोई नहीं डरता, हमारे अंदर का डर समाप्त हो गया है। पेपर लीक वालों का थोड़ा ज्यादा डर खुल गया, हमारा अभी तक उतना खुला। या दूसरा और कर दूं, हमें ईमानदारी तब तक है जब तक बेईमानी का मौका नहीं मिल रहा। ऑनेस्टी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। जिस जिस बंदे को पेपर मिल रहा है वो लेने का प्रयास तो कर रहा है, वो मना तो नहीं कर रहा, उसको लगता है कि नहीं यार जो चल रहा है उसमें ठीक। और फिर अपना थोड़ा डर कम खुला हुआ है, इसलिए हम छोटी छोटी चोरियां करते हैं। लाल बत्ती हो रखी है, हमें पता है लाल बत्ती से निकलना, हम निकलते हैं। हमें कोई डर नहीं लगता शासन का कि यार लाल बत्ती क्रॉस की है, पकड़ लिए जाएंगे, पुलिस दंड देगी, क्योंकि हमें पता है कि पुलिस पकड़ेगी। बस उन लोगों का डर थोड़ा ज्यादा खुल गया। उनको लगता है कि लाल बत्ती भी नहीं पकड़ सकती तो पेपर चोरी पे भी पकड़, और पकड़ भी लेगी तो क्या कर लेगी। अपने लाल बत्ती भी सोचते हैं कि पकड़ लेगी तो क्या है, 150 रुपए देके निकल जाएंगे। उन्हें लगता है कि 150 नहीं तो 150,000 देके निकल जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। शासन का डर बना रहना बेहद जरूरी है। राजाओं वाले राजा, मुझे ये बड़ा जोरदार चीज लगती है कि ये मान लो कोई एक स्टेट है, कोई स्टेट मान लो भरतपुर स्टेट है कोई, भरतपुर का राजा बैठा है यहाँ, भरतपुर की बाउंड्री लगती है यहाँ अलवर तक लगती है। यहाँ अलवर के आसपास में मान लो कोई एक खेत है, उस खेत में खेजड़ी का पेड़ है, उस खेजड़ी के पेड़ के पत्ते कौन लेके जाएगा, ये भरतपुर का राजा यहाँ बैठ के तय करेगा। एक बार भी नहीं हुआ किसी पत्ते दूसरे ने तोड़ लिए हो।
क्योंकि बताता कि पत्ते तोड़ गया, राजा को पता चल गया ना पत्ते तोड़ लाए, तो राजा बता देगा 5 मिनट के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है। शासन का डर बना रहना बेहद जरूरी है। जब लोगों के दिमाग से शासन का डर निकलता है तो लोग उच्छृंखलता करते हैं। हमारे भारत में हमारे साथ समस्या यही, हम शासन का डर भूल ही गए। न शासन डर बता पा रहा है, न हम उस डर को महसूस ही कर पा रहे हैं। इसलिए सारे गलत काम जितने किए जा सकते हैं वो सब करते हैं। मोरल वैल्यू हमारे में नाम मात्र की नहीं है। नैतिक रूप से जितने पतितम भारत वाले हुए उतना कोई नहीं हुआ। यूरोप वाले देश हैं, देखो आप कितने भले सीधे सज्जन लोग हैं वो सारे के सारे, और अपने इतने इतने कमीने चोर निकम्मे। मतलब आप हॉलीवुड मूवियां देखा करो ना, उनके अंदर है कि एक बंदा वॉकिंग करता जा रहा है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे, आज रोड के किनारे अखबार रखे हुए, खूब सारे अखबार रखे हुए रोड के किनारे। उसने एक अखबार उठाया और देखा अखबार कितने रुपए का, 5 रुपए का, वहां एक बॉक्स है उसमें 5 रुपए छोड़े आगे। अगला बंदा है उसने अखबार उठाया 7 रुपए रखे आगे। फिर जो अखबार वाला बंदा है वो दोपहर 12 बजे है, बाकी बचे हुए अखबार ले गया, जितने रुपए पड़े थे वो ले गया। इमेजिन कीजिए यदि अपने सड़क किनारे अखबार, जो सबसे पहला बंदा आएगा वो सारे अखबार उठा लेगा सारे, और वो ये भी नहीं सोचेगा क्या काम आएंगे, और टाबर गत्ते चढ़ाएंगे, लुगाई चूल्हे में पड़ेगी। पर यहां तो कम से कम छोड़ूंगा। दिलीप सर हांगकांग जा गए तो सर ने आगे वापस बताया कि वहां हांगकांग में बसों में कंडक्टर नहीं होता, तो कि आपको किराया पता रखना होता है कितना किराया, चढ़ो जितने हैं खुले रुपए रखो, उतने रुपए अंदर डाल दो उसके, अगली सवारी आएगी वो डाल देगी। एक भी आदमी ऐसा नहीं होता जो किराया नहीं डालता। अपने यहां कंडक्टर होता है। गांव वाली बस में कंडक्टर चढ़ता इधर से, क्या खड़े रहते पीछे, कंडक्टर पीछे आता तो घूम के 5 रुपए बचाने के लिए हम चलती बस में स्टंट कर जाया करते थे। हम मर जाएंगे लेकिन कंडक्टर को 5 रुपए देने, बस के ऊपर चढ़ जाएंगे, वो ऊपर आएगा तो अपने नीचे चले जाएंगे, इसको दिखने नहीं चाहिए, दिख जाता तो वो बेइज्जती करके 5 रुपए ले लेता। पर आदमी चाहता है कि यार कैसे न कैसे करके बचाया जाए, क्योंकि हमें नैतिकता नहीं है। यूरोप वालों को हम कितनी भी गालियां निकालें पर इन मामलों में वो बेचारे इतने आगे निकल गए जिसकी कोई हद नहीं। वो मैंने एक दिन और वो बताई होगी आपको बात कि भाई अपने ये जो गेट होते हैं कांच वाले गेट, जो ये पुल पुश वाले गेट होते हैं, तो वहां यूरोप में है कि भाई 10 बंदे खड़े हैं लाइन में, पहला बंदा जो चढ़ा गेट के उसने पुश किया, अंदर घुसा, फिर वो गेट को पकड़ के तब तक खड़ा रहेगा जब तक बाकी 9 ना निकले। उसके पीछे लाइन जीती है, वो नहीं निकलेगी तब तक तो खड़ा रहेगा बेचारा, 1 2 सब निकल जाएंगे तब वो। अपने यहाँ एक जो बंदा घुसता पकड़ना छोड़ो धक्का मारता है, धक्का मार के आगे जाता है, अब पिछला उसके अगले के मुंह पे पड़े जाल कि पढ़े तो पढ़े अपने निकल गए, फिर अगला भी धक्का मार के आगे, यूं करते हैं उस गेट को, कोई वो पकड़ता भी नहीं, हैंडल को भी नहीं पकड़ता अपने, क्योंकि अपने में नैतिकता नाम की कोई चीज और कोई मतलब भी नहीं रखते। मैं पहली बार रशिया गया हुआ था तो वहां वो बर्फ पड़े भयंकर वाला, बर्फ पड़े तो वो जूते मेरे से चले नहीं जाए, धीमे 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 चलूं उनसे, अचानक वो कोई बर्फ को एक जगह ज्यादा आई तो मैं फिसल गया, आप पीछे जूते ऊपर एकदम ऊपर। अच्छा अचानक आप यूं गिरते हो तो आंखें वांखें तो बंदी हो जाती है आपकी, वो अचानक गिरांगे तो मुझे यूं बस वो 5 एक सेकंड का सीन था कि मैं गिरा और गिरते किसी बंदे ने पकड़ा और खड़ा कर दिया। तो मुझे बंद आंखों में इतना जरूर महसूस हुआ कि जिस किसी बंदे ने मुझे पकड़ के खड़ा किया वो लंबा चौड़ा है यार, फटाफट। पर मैं पीछे मुड़ा तो पीछे उपेंद्र जी सर खड़े थे मेरे साथ वाले, तो मैंने कहा अरे थैंक यू उपेंद्र जी यार, ये पता नहीं यार जूते कैसे फिसल गए यार मेरे, तो मेरे यहाँ शायद ये ज्यादा लग गया नीचे इनके बर्फ, इस वजह से फिसल रहे हैं। तो उन्होंने कहा पर सर थैंक यू मुझे मत बोलो, मैंने नहीं खड़ा किया आपको। तो वो देखो आगे एक लंबा सा जा रहा है उसने खड़ा किया, तो फिर मैं खड़ा करते उसने आप खड़ा किया, खड़ा करते चल पड़ा, वो रुका ही नहीं। मैं इमेजिन करता हूँ यार भारत में यदि कोई ऐसे खड़ा करता, वो 10 मिनट तो मेरे से पूछता कि ना निरा कहाँ है, क्यों आए यहाँ पे, है ना, ध्यान से चला करो, ऐसे जूते क्यों पहने, कहां से लिए जूते, महंगे आ गए, इतने रुपए देने के थोड़ी होते हैं, कोई आराम से बंदा यूं इंटरेस्ट लेके बात करके जाता। उस आदमी कोई मतलब, उसका काम है अपना काम करेगा, उसका कर्तव्य केवल इतना था आपको खड़ा करना, उसने आपको खड़ा कर दिया। अब अपन में नैतिक मूल्यों का क्या हो गया है, पतन। कोई भी देश तब तक महान नहीं बनता जब तक उसके नागरिकों में नैतिकता नहीं आती। भारत उसी दिन महान बनेगा जब नागरिकों में क्या जाएगी। अपने सरकारों से उम्मीद करते हैं, सरकारें हमसे ही बनी है, आप सरकार से कतई उम्मीद नहीं कर सकते कि सरकार इन सारी चीजें सही कर देगी, सरकार आपसे ही तो गई है।
और सबसे बड़ी बात, सरकार क्यों कानून व्यवस्था का ध्यान रखेगी? आपने सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर वोट थोड़ी दिए थे। आपने सरकार को वोट दिए इसलिए थे कि वो आपकी जात का है। आपने अपने एमएलए को वोट इस बात पर दिया था कि आपकी जाति का है। आज मैं कहता हूं कितना वो सिस्टम है कि किसी ऐसे बंदे को टिकट दे दो जिसकी जाति की वहां पे वोट नहीं है, वो बंदा मरे नहीं जीत सकता वहां से। अखबार खुलेआम लिखते हैं इस जाति के इतने लोगों को मिले टिकट, इस जाति के इतने लोगों को मिले टिकट। अब जो बंदा इस नाम पर आया है वो आपकी जाति के काम तो कर देगा, तो अपने एमएलए पर्सनल काम तो करते हैं। आपको ट्रांसफर कराना कराता है, आप उसको जब दारू की गाड़ी पकड़ ली छुड़वाता है, अब जब फलाना एक मुकदमा हो गया थोड़ी धाराएं धीमी करवा दो, वो धाराएं धीमी करवाता है। आप एक भी एमएलए को नहीं कह सकते पर्सनल काम नहीं करवाता, सारे के सारे एमएलए करवाते हैं। पर आप उससे ये उम्मीद नहीं करोगे पेपर लीक रोक देगा। आपने नहीं दिया वोट उसको पेपर लीक के लिए, आपने जिस काम के लिए वोट दिए थे वो प्रॉपर काम कर रहा है। आपके नेता बहुत भले सज्जन आदमी है बापड़े, जो कह के आए थे वो तमाम काम कर रहे हैं। अपनी जाति के मीटिंग के अंदर जाते उसमें कहते हैं आपके लिए जीत जान लगा देंगे, और लगाते हैं बापड़े। उन्होंने कभी कहा नहीं पेपर लीक रोकेंगे, उन्होंने कभी कहा नहीं कि विद्यार्थियों के हित की बात करेंगे, उन्होंने कभी कहा नहीं कि महिलाओं की सुरक्षा की जाएगी, नहीं करते। नेता क्या अपने एकदम सच्चे आदमी, भले आदमी। नेता झूठे, इसलिए आज के बाद नेताओं को गालियां, बुरा जो देखन मैं चलान बुरा न मिलिया, जो दिल खोजा आपना न मुझसे बुरा ना। तो जब अपने में नैतिकता आएगी तब भारत में भी आ जाएगी, अपने में नहीं आएगी तब तक भारत में भी। तो मतीरे की राड ये है कि साहब उस बंदे के रेस्पेक्ट की बात है कि मेरे रेस्पेक्ट है, ऐसे कैसे कोई ले जा सकता है? आज मतीरा लेके जाए कल भैंस को ले जाएंगे, कैसे लेके जाए मेरा मतीरा? तो उसके लिए कौन कौन दो राजा लड़े? अमर सिंह और ये मुगल बादशाह शाहजहां का टाइम था। किसका टाइम था? शाहजहां का टाइम था। अमर सिंह और अमर सिंह बड़ा है, योग्य है, बुद्धिमान है, वीर है, पराक्रमी है। एक अगला राजा बनने के लिए किसी एक आदमी में जितनी योग्यता होनी चाहिए उतनी सारी योग्यता किसमें? जसवंत सिंह छोटा था पर स्मार्ट था, और जसवंत सिंह को लगता था यार अपने को राजा बनना है, पर कैसे बने राजा? पिताजी तो राजा किसको बनाना चाहते हैं, तो उसको लगा यार ऐसा कोई बंदा जिसकी बात पिताजी मान ले और वो मेरी सिफारिश कर दे तो मैं राजा बन सकता हूँ। उसने नोटिस किया कि पिताजी किसकी बात मानते हैं, उसे पता चला कि पिताजी की गर्लफ्रेंड है अनारा बेगम। क्या नाम था? और पिताजी किसकी बातें मानते हैं सारी की सारी? अनारा बेगम। और एक दिन जसवंत सिंह सुबह सुबह ही अनारा बेगम के रूम के बाहर जाके खड़ा हो गया। अनारा बेगम उठ के आए आंखें मसलते हुए, आगे जसवंत सिंह उनके स्लीपर हाथ में लिया हुआ खड़ा था। और अनारा बेगम जिसने और उनको, अरे अरे ये क्या कर रहे हो आप, जोधपुर के राजकुमार हो, मेरे चप्पलें हाथ में लेके कैसे खड़े हो? जसवंत सिंह कुछ ही नहीं बोला, उसने जाके चप्पलें पैरों में रखी, चरण स्पर्श की, कहा इसमें राजकुमार वाली क्या बात है? तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पिता की दासी हूं। अरे मेरे लिए मम्मी समान हो, और मम्मी की चप्पलें हाथ में उठाना कोई भी गलती? मम्मी की स्लीपर तो उठाई जा सकती है। और बताओ, आपके गठिया का दर्द था मैंने सुना, ठीक है, बिस्का धीराज को बुला कर लाऊं आपके लिए? और कोई दवाई वगैरह की जरूरत हो तो बताना मुझे। अनारा बेगम बड़े इंप्रेस हुए, अरे छोटा सा बच्चा कितना ज्यादा अच्छी बातें करता है, कितना सिंसियर है, कितना संस्कारी है। अब जसवंत सिंह सुबह शाम एक आधी बार आता जाता, मम्मी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अमर सिंह पहली बात तो उधर आता ही नहीं था जिधर महिलाएं रहती थी, आता तो अनारा बेगम से बातचीत ही नहीं। तो अब अनारा बेगम को लगने लग गया कि योग्य ज्यादा कौन है। और एक दिन अनारा बेगम ने हम गज सिंह जी कहा कि गज सिंह जी आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। गज सिंह जी ने कहा कौन सी टाली है आज तक, तेरी सारी बात मानता हूं। और उसने कहा गज सिंह जी मैं ये चाहती हूँ कि अगला राजा किसको बनाया जाए? जसवंत सिंह को। और गज सिंह ने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, तू ये फालतू की पंचायती मत किया कर, ये मैं देखूंगा राजा कौन बनेगा। अमर सिंह बड़ा बेटा है, योग्य है, बुद्धिमान है, पराक्रमी है, क्यों ना राजा बनाए उसको। और नहीं, ये नहीं चलेगी तेरी यहां पर, अगला राजा कौन बनेगा? अनारा बेगम ने कहा बस, कितना भी सख्त आदमी हो यहाँ पिघल ही जाता है। जय सिंह जी ने कहा वाह ठीक है, अगला राजा कौन होगा? क्यों नॉर्मली हम जब ये बात करते हैं कि भाई मतीरे के लिए लड़ लिए, किसको लेके लड़ लिए, तो बड़ा ही अजीब सा लगता है कि अरे और कोई काम ही नहीं था क्या, मतीरे के लिए लड़ लिए। पर वास्तव में ना ये लड़ाई कोई मतीरे की नहीं है, ये लड़ाई सेल्फ रेस्पेक्ट की है। कि एक किसान है, उसके खेत में एक मतीरा है, दूसरे वाला किसान ले गया, उधर वाला राजा उनका सपोर्ट और कर रहा है। ये तो कल को ये भी हो सकता है कि फिर इधर वाला किसान इस किसान की खेत पे कब्जा कर लेगा। आज मतीरा लेके गए हो, कल किस पे कब्जा करोगे? फिर तो कल को आप लुगाई टापर ले जाओगे उठा के।
अब ये किसान इस राजा को टैक्स देता है, तो इस किसान को लगता है कि मेरी इज्जत राजा की इज्जत, मेरी बेइज्जती राजा की, और यदि मैं राजा को टैक्स देता हूं तो भी राजा मेरी रक्षा करे, मेरे साथ में खड़ा रहे। राजा भी वास्तव में यही बताना चाहता है कि नहीं भाई, यदि मेरा किसान है, मेरे को टैक्स देता है, तो इसकी रक्षा के लिए मैं खड़ा रहूंगा, किसी भी घटना में मैं इसके साथ में खड़ा हूं। और जब कोई राजा ऐसे आके खड़ा होता था, इसीलिए जनता टैक्स देती। यदि आप रक्षा ही नहीं कर पाओगे, बाद में टैक्स किस बात का है? लड़ाई हुई है तो दोनों तरफ से राजा के भाई बंधु मरे हैं, पर राजाओं ने अपनी सेना लगा दी इसलिए कि नहीं भाई, किसान को किसी भी प्रकार का नुकसान होना, हार जीत अलग बात है, पर किसान को यह नहीं लगना चाहिए कि मैं अकेला था, मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं था, कल को यूं कोई भी आके मेरे खेत के अंदर घुस नहीं सकता। आगे कोई इस प्रकार की घटना होगी तो 4 बार सोचेंगे कि ना, पीछे फलाना जी बैठे, इस प्रकार हाथ नहीं लगाया जा सकता। अमर सिंह को वहां समाचार मिले, ये दोनों वहां है, वहां आगरा के दरबार के अंदर है, शाहजहां के पास में आगरा दरबार के अंदर है, और अमर सिंह को पता चला ऐसे ऐसे वहां लड़ाई होगी अपने, और अपनी लड़ाई के अंदर हार गए। तो अमर सिंह ने कहा मैं नागौर जाऊंगा, पता तो लगाऊं यार कितने शहीद हुए, क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई। कर्ण सिंह को पता था कि यार ये कहीं नागौर जाएगा, वापस लड़ाई झगड़ा होगा, तो इसको थोड़ा लेट करवाया जाए, अभी नहीं जाने देते हैं, बाद में जाने देते हैं। तो उधर शाहजहां का एक मंत्री है, उस मंत्री का नाम है सलावत खान। क्या नाम है? सलावत खान। किसका मंत्री है? शाहजहां। शाहजहां का रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री को बोलते मीर बख्शी। क्या बोलते? तो शाहजहां के मीर बख्शी का नाम क्या है? सलावत खान। और कर्ण सिंह को लगा कि यार इसको पटाते हैं, इस सलावत खान को पटाते हैं, इसकी ठीक चलती है भाई, रक्षा मंत्री तो बड़ी चीज होती है ना, सेना ही सबसे बड़ा हुआ करता था राजाओं के टाइम में, तो सलावत खान को पटाते। अब भाई कर्ण सिंह ने सलावत खान के पास बैठना शुरू किया डेली। सलावत खान को आते टाइम नमस्ते करे, जाते टाइम नमस्ते करे, थोड़ा दोस्त बनाया, एक आधी पार्टी वार्टी दी सलावत खान को। फिर सलावत खान से पूछा कि अमर सिंह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने कहा नेक ख्याल है, बहुत भला अच्छा आदमी है यार, शानदार लड़ाई करता है, पिछली लड़ाई में क्या लड़ गया था अपनी तरफ से। उसने कहा सर मैं तो पहले ही समझ रहा था आप भोले हो सलावत खान जी। कैसे? कि अमर सिंह गालियां निकालता आपको, 4 लोगों में खड़े होकर कहता सलावत खान चीज ही क्या है, और आपको छोड़ो दुसान सा कोई गालियां निकालता है। ये तो कहता है ऐसे बात सकई है, इनके ही चले गए। सलावत खान ने कहा नहीं नहीं यार, हमारे खिलाफ ऐसे कैसे बोल सकता है, कि आप तो एक बात बताओ, आज दिन तक इस आदमी ने आपको नमस्ते किया है? और सलावत खान ने नोटिस किया यार अपने को नमस्ते तो नहीं करता, पर मैं करता हूं नहीं करता आपको? हाँ सर, मीर बख्शी हो, आपको नमस्ते नहीं करेगा कौन करे? और सलावत खान अब नोटिस करता कि अमर सिंह आता दरबार में, दूर से शाहजहां कोई नमस्ते करता, नमस्ते करके बैठ जाता, सलावत खान की तरफ तो देखता ही नहीं। और अब सलावत खान ने शाहजहां के कान भरने शुरू किए कि अमर सिंह खराब आदमी है, आपके खिलाफ ये करता है, पर शाहजहां कूल था। शाहजहां ने कहा अरे चुप रहे, लड़ने वाले बंदे हैं यार, लड़ने वाले बंदों को नाराज नहीं करते, अपने लिए काम आएंगे कहीं ना कहीं। और अमर सिंह ने एक दिन एप्लीकेशन लगाई सलावत खान के पास, छुट्टियां वुट्टियां देने का काम कौन करे? सलावत। ये सलावत खान मुझे नागौर जाना, छुट्टी दो। सलावत खान ने छुट्टी कैंसिल कर दी, छुट्टी कैंसिल कर दी। तो अमर सिंह बिना एप्लीकेशन लगाए, बिना परमिशन लिए आ गया। उसने कहा मरने दे दो, मत दे, यूं चला जाऊंगा। मत पूछ रहा था दे तो ठीक है, नहीं दे तो अमर सिंह कहाँ आ गया? नागौर। अब कर्ण सिंह ने सलावत खान के और कान भरे, साहब इतनी औकात है, देख लिया, मैंने कहा था ना ये आदमी डंका नहीं है। अब अमर सिंह थोड़े दिन बाद में गया, गया तो कर्ण सिंह ने जाते वापस कहा कि अब वो आ गया अमर सिंह, और कल दरबार में आएगा। हिसाब तो ये कहता आपसे आगे सॉरी बोले कि सॉरी सर मैं आपसे बिना पूछे चला गया था, पर मुझे पक्का पता आपसे कोई सॉरी वोरी नहीं बोलेगा। सलावत खान का नहीं नहीं, कल पक्का सॉरी बोलेगा, देख लेना यार, काम हो गया कोई इसलिए चला गया होगा। अगले दिन दरबार में सलावत खान बैठा, कर्ण सिंह बैठा, अमर सिंह पास से निकला। अमर सिंह क्यों देखता, उसने देखा ही नहीं सलावत खान, नहीं देखा तो कर्ण सिंह ने अमर सलावत खान के मारा, जा रहा है, और सलावत खान से रहा नहीं गया। जरा गुस्सा आ रहा था सलावत खान का, गंवार पता नहीं कहां कहां से उठ के आ जाते हैं। और जैसे गंवार का वापस घूमा, अपने पास अमर सिंह हमेशा कटार रखता था। क्या रखता था? उसने कटार निकाली, सलावत खान को शाहजहां के दरबार में मार देता है। वही कूट कूट के मार दिया उसने शाहजहां, उसको सलावत खान को। अब सलावत खान को मारते देखा तो आसपास के राजा तो उठ उठ के भागेगी, डाकी मारेगा। उसने सलावत खान को मारा तो उसके दिमाग में आया कि यार मैं शाहजहां के मंत्री को मार रहा हूँ, और ये शाहजहां का साड़ा और था कि मैं शाहजहां के साड़े को मार रहा हूँ, मंत्री को मार रहा हूँ, शाहजहां मेरे को मारेगा। और उसके दिमाग में आया कि शाहजहां को सल्टा ही देते हैं। और उसने वो कटार निकाली उस सलावत खान से, शाहजहां आगे दरबार में सिंहासन बैठा, रुक रहे बहुत दिन हो गए तेरे को। और वो शाहजहां के पीछे भागा, शाहजहां को लगा आज मारेगा जिसमें शक नहीं। शाहजहां ने चपले हाथ में ली, जहां राजा बैठता था उसके ठीक पीछे एक दरवाजा था, उस दरवाजे के अंदर महिलाओं के रहने की जगह थी। महिलाओं के रहने की जगह क्या कहते हैं इमरान? हरम। क्या कहते हैं? और अपने राजस्थान में जनाना क्या कहते हैं? वहां हरम महिलाओं के रहने की जगह थी। और वो वो शाहजहां तो उन महिलाओं के बीच में जाके छुप गया, क्योंकि शाहजहां जानता था कि राजस्थान का बंदा पहली बार महिलाओं के बीच में तो आएगा ही नहीं।
और यदि आता भी है राजस्थान का बंदा महिलाओं के बीच में तो मिस कॉल दे के आता है। गांव में डोकरे खंखारे कर करके आते हैं। ये तुमने नहीं देखा होगा, नहीं देखा ना? ऐसा नहीं देखा? ऐसे दादाजी घर में आते हैं तो वैसे नहीं करते। यू रिच पीपल, हम गरीबों के बारे में क्या जानवा, हमें कई मिस कॉल हमें कई मिस कॉलें देनी पड़ती है भाई साहब, देते हैं ना गाँव में। और महिलाओं को समझ में हो आती है कि मिस कॉल ससुर जी की है, जेठ जी की है, मिस कॉल के अनुसार रेस्पॉन्स करती है महिलाएं, फिर भी उस हिसाब से। तो कि महिलाओं के बीच में आएगा नहीं, तो कहते हैं अमर सिंह वो कटार फेंकता उसके पीछे। आज भी आप आगरा के किले में जाएंगे और अच्छा यदि कोई गाइड होगा तो बताएगा कि अमर सिंह कटार इस पिलर के आगे रुक गई थी, बीच में कोई पिलर आ गया तो उसके रुक गई, अमर सिंह वहां से निकल जाता है। कहते थोड़ी देर बाद में, और जब बाकी सारे राजा दरबार में वापस आए, वो उसकी लाश बीच में पड़ी है, सांझा ने आराम से मुंह निकाल के देखा तो कहा सर आ जाओ जाओ, वो कपड़े चेंज कर लो, सलवार सूट बदल लो वापस इधर आगे बैठ जाओ आप। तो सांझा आगे बैठा, वहां पे बैठा तो सांझा के मुंह से निकला कि अमर की कमर में कहां की थी कटारी। क्या है बोलो देखे, अमर सिंह की कमर में कहां की कटार। पाव शेर लोहे से हिलाई सारी पातशाही, बोलो लोहे से हिलाई सारी। भाई कटार में कितना लोहा होता है, पाव, पाव शेर लोहे से हिलाई सारी पातशाही मतलब बादशाह होती शमशेरी, शमशेर मतलब तलवार। आज यदि लंबे वाली तलवार होती शमशेरी तो छिनाई ले तो आगरी। आज लंबे वाला लेके आता तो क्या छीन लेता, आगरा छीन लेता ये आदमी। पर सांझा को बड़ा गुस्सा आया गया, यार मेरे साले को सरेआम मार गया, आंतड़ी बाहर निकल गया ऐसे। और सांझा ने घोषणा की कि जिंदा या मुर्दा जो अमर सिंह को पकड़ के लाएगा उसको क्या दिया जाएगा, इनाम। और इसके चक्कर में अमर सिंह का एक साला आया। अमर सिंह के साले का नाम था अर्जुन सिंह गौड़। क्या नाम था? और उस अर्जुन सिंह गौड़ ने अमर सिंह को मार दिया। तो अमर सिंह की हत्या कौन कर देता है? अर्जुन सिंह। लिखो, नागौर में छत्र